कॉस्ट अकाउंटेंट्स के बारे में हमें सबको अच्छी जानकारी है कि हमें कॉस्ट को कम अगर करना है तो स्वाभाविक रूप से इसका अध्ययन करके वो कैसे कम हो सकती है, इसका मार्गदर्शन करने वाले अधिकारी व्यक्ति ही इस इंस्टीट्यूट में पदाधिकारी के रूप में या सदस्य के रूप में काम करते हैं, प्रोफेशन में काम करते हैं। हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी निगलेक्टेड है क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देकर उनको इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के बारे में और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फाइनेंशियल ऑडिट। आपको पिछले बार भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जैसे आप कॉस्ट अकाउंटेंट्स हो वैसे परफॉर्मेंस अकाउंटेंट्स भी बनो, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़े लोग ऐसे हैं कि वो वर्मी कल्चर करने की भी लायक नहीं है और बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, तो कभी कभी वो ना आए काम पर तो फायदा होता है। अभी मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते। द कंट्री नीड्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड output, performance oriented politics, performance oriented administration, performance oriented everything, and that is the need of the country। और इसलिए स्वाभाविक रूप से एग्रीकल्चर के लिए आपके अध्ययन से कुछ नई दिशा मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे यहाँ देश में हमारे एग्रीकल्चर की हालत अच्छी नहीं है। एक समय 80% पॉपुलेशन हमारी कृषि और ग्रामीण भारत से संबंधित थी और आज वो 65% आई है। ये 25 to 30% जो माइग्रेशन है ये खुशी से नहीं हुआ है, ये मजबूरी से हुआ है। और इसका कारण है कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली वायबल नहीं है और उसकी वायबिलिटी कैसे बढ़ाना ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं वो सपना देखता हूँ कि ये एक दिन ऐसा आएगा जल्दी ही कि लोग फिर से शहर की तरफ, गांव की तरफ जाएंगे और गांव समृद्ध और संपन्न बनेंगे। गांव में अच्छे स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, अस्पताल होंगे और गांव का लाइफ भी क्वालिटी लाइफ होगा। इसमें कठिनाइयाँ जरूर है पर ये असंभव नहीं है। हमारे देश का टोटल जीडीपी ग्रोथ में 25% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और 12 to 15% एग्रीकल्चर का है और 52 से 55% जो है वो सर्विस सेक्टर का है। हमारे देश में हमने जो एमएसएमई को प्राधान्य दिया है, देश का टोटल जीडीपी ग्रोथ में 30% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है, छोटे उद्योगों का है। देश का 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा होता है और अब तक 11 करोड़ जॉब एमएसएमई ने क्रिएट किए हैं। अभी स्वाभाविक रूप से मैं जब मंत्री था तो हमने टारगेट तय किया था कि हम 5 करोड़ नए जॉब्स 5 साल में क्रिएट करेंगे और विशेष रूप से जो हमारा 30% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो 40% लेके जाएंगे और जो 40% एक्सपोर्ट है वो 50% करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये टारगेट पूरा करते समय जब तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ये हम 25% के ऊपर लेकर नहीं जाते तब तक हमारे देश का समतोल आर्थिक विकास नहीं हो सकता। हमारे 120 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिसको हम एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जहां जंगल भी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से एग्रीकल्चर के साथ जल, जमीन, जंगल और जानवर, इन तीनों की चारों फिलॉसफी को टेक्निकल इनोवेशन के साथ, साइंस के साथ जोड़ना होगा। वैसे मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ पर योगायोग से मुझे अभी महाराष्ट्र की 2 बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डीलिट मिली, एक पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला और दूसरा महात्मा ज्योतिबा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावेरी। यहाँ का 2 जगह का मुझे डीलिट मिला, वो एग्रीकल्चर साइंस का मिला, रोड का नहीं मिला। तो एग्रीकल्चर मेरा इंटरेस्ट भी है और पैशन भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी बात के लिए 4 बातों की ज़रूरत होती है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी,
इफेक्टिंग मार्केटेबिलिटी, और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब चारों बातों का जब इंटीग्रेटेड अप्रोच में स्टडी करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम ऐसा है कि कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, संतरा टमाटर सस्ता है, जूस महंगा है, ग्रेप सस्ते हैं, वाइन महंगी है, गेहूँ सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं। प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वैल्यू एडिशन नहीं होता, और उसके कारण एग्रीकल्चर में रोजगार भी निर्माण नहीं होते और गरीबी दूर नहीं होती। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। पहली बात तो एग्रीकल्चर में सिंचाई का प्रमाण हमको बढ़ाना होगा। हमारे देश में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण लाखों हजारों करोड़ का नुकसान होता है। कल ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और मैं एक कार्यक्रम में थे, तो मैंने उनको सुझाव दिया कि बाढ़ प्रोटेक्शन स्कीम तैयार करो, और टेकिंग वाटर फ्रॉम वन बेसिन टू अनदर, दैट कैन बी ए गुड ऑप्शन। अभी मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने रिवर कनेक्टिविटी की 48 स्कीम्स तैयार की थी और 16 डीपीआर तैयार किए थे, जिसमें से एक तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैंने आंध्र प्रदेश में एक 60,000 करोड़ का मेरे कार्यकाल में एक पोलावरम करके डैम बहुत बड़ा बना है, अभी यह पूरा होते हुए आया है। अभी भी 1300 टीएमसी पानी ये समुद्र में चला जाता है, और ये जो छत्तीसगढ़ से जो इरावती आती है वो हमारे महाराष्ट्र और गढ़चिरौली से पानी गोदावरी में जाकर, आंध्र से जाकर फिर समुद्र में चला जाता है। तो मैंने एक प्लान तैयार किया था कि हम लोग यहाँ कालेश्वरम करके तेलंगाना में बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, बहुत ही बड़ा है, वो भी अटका हुआ था, वो भी मैंने क्लियर करके दिया। और वो कालेश्वरम का जो पानी है वो कुछ महाराष्ट्र को मिलता है और वहाँ भी मिलता है। तो बेसिकली 1300 टीएमसी पानी जो जा रहा था उसकी योजना हमने तैयार की थी कि गोदावरी का पानी जो है वो कृष्णा में, कृष्णा का पेनार में, और पेनार का कावेरी में लेकर कर्नाटक से लेकर टेल एंड ऑफ तमिलनाडु तक गया था। तो उससे तमिलनाडु और कर्नाटक का झगड़ा ही खत्म हो जाता, क्योंकि पानी पानी हो जाता। तो एक्चुअली हमारे देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। जब भारत और पाकिस्तान बना तो 3 नदियां हमको मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। हमारे तीनों नदियों का पानी अभी भी एक्सेस वाटर पाकिस्तान में जा रहा है, जो हमारे अधिकार का है। तो मैंने जब वो योजना बनाई तो पाकिस्तान में बहुत नाराज़गी आई, लाहौर में, रावलपिंडी में मेरे पुतले फूके गए, पर वो अपने अधिकार का पानी है, और वो पानी आएगा तो पंजाब और हरियाणा में झगड़ा नहीं होगा। फिर जो इंदिरा कैनाल था उसको मैंने सीमेंट कंक्रीट के लकीरों से तैयार किया, तो राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट को पानी पहुंचा। अब यहाँ स्वाभाविक रूप से पानी बहुत है, पर पानी के झगड़े चल रहे थे। 1970 से 23 झगड़े थे, और मुझे 1 साल मंत्री होने का जब मौका मिला तो मैं मुख्यमंत्रियों को बुलाता था, और 5-5, 7-7 मुख्यमंत्रियों को मेरे चेंबर में बैठने के बाद बोलता था दरवाज़ा बंद कर दो, और बोलता था तुम जब तक सोल्यूशन नहीं निकालोगे दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तो मैंने करीब 17 झगड़े निपटाए, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, 6-7 रह गए। गुजरात और महाराष्ट्र के 2-3 हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के रह गए, महाराष्ट्र और कर्नाटक के थोड़े बहुत ही जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल के पास है। पर यह पानी इनको भी नहीं मिलता, उनको नहीं मिलता, समुद्र को जा रहा है। हमारे मराठी में कहावत है, तुलाना मला घाल कुतऱ्याला, तू भी मत खा मैं भी मत खाता हूँ, जो कुछ अच्छा बनाया हुआ वो कुत्ते को खिला दो, ऐसी कहानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव ए गुड प्रोग्राम फॉर वाटर मैनेजमेंट, रिवर कनेक्टिविटी। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन वाटर मैनेजमेंट, दैट इज ड्रिप इरिगेशन। अगर हम लोग पानी से ड्रिप में कन्वर्ट करेंगे, स्प्रिंकलर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2.5 गुना उत्पादन बढ़ेगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से वाटर मैनेजमेंट ये पहली समस्या है, जिसमें आप लोगों को भी कैसा इसका, मैं ये देखता हूँ ये कठिन है कि वेदर इट इज़ पॉसिबल ऑन पीपीपी मोड, क्योंकि सरकार के पास पैसे की कमी है। तो मैंने कुछ मॉडल ये रिवर कनेक्टिविटी के भी तैयार किए थे जो कम कॉस्ट में होगा। अभी एक नेपाल के उप प्रधानमंत्री मेरे पास आए थे,
नेपाल में इतना पानी आता है, पूरा बिहार उत्तर प्रदेश बर्बाद कर देता है, सब बाढ़ उसके कारण आते हैं। तो मैंने उनको एक सजेशन किया था कि वहाँ एक पंचेश्वर करके डैम है नेपाल में, वो अगर भारत सरकार बनाने के लिए तैयार है, पर 20 साल से विवाद ही चल रहा है। तो मैंने उनको कहा तुम पैसे भी मत दो, अगर ये डैम बनेगा तो 6000 मेगावाट बिजली मिलेगी, 3000 मेगावाट तुम ले लो, नेपाल को पूरी 2500 मेगा बिजली लगती, पूरी फुकट में मिलेगी, उस पर पैसा कमाओ, हम पुनर्वसन भी हमें करेंगे, 3000 मेगावाट हम बिजली लेंगे, और वो पानी जो धीरे धीरे छोड़कर इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे। और उसमें गंडक में मैंने वाटरवेज बनाया था, तो हल्दिया से आया हुआ माल गंगा से जो ऑलरेडी वाटरवेज बनाया है, वाराणसी टू हल्दिया, उसी से माल आकर गंडक में वो भी जलमार्ग बन गया है। तो नेपाल की सीमा तक अगर आपका मटेरियल आएगा तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। ऐसी बहुत सी चीज़ें कि जो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में पानी से हो सकती है, और इसलिए इन सब बातों की इकोनॉमिक वायबिलिटी में उसका ऑडिट करके अगर वायबिलिटी निकलती है तो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अगर करने की संभावना, या जैसे उसमें 40% हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं। मैं आपके अध्ययन के लिए जरूर एक सब्जेक्ट बताऊंगा। आप मथुरा जाइए, और मथुरा में 80 MLD स्लश था मथुरा का, गंदा पानी, और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, वो ऐसा बनाया कि 80 MLD स्लज को शुद्ध करके उसका शुद्ध पानी मैंने इंडियन ऑयल को बेचा, जो मथुरा में रिफाइनरी है, वो साल के 20 करोड़ रुपए देते हैं वो पानी के। और जो हाइब्रिड एन्युटी में टेंडर निकला, तो आपके साउथ की त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी आई, उन्होंने लिया, 40% सरकार ने गारंटी नेट दिए, 60% उन्होंने लाए, और जो 20% मथुरा रिफाइनरी को जा रहा उससे 10 साल में पैसा मिल जाएगा। ये कन्वर्शन ऑफ वेस्ट टू वेल्थ वाला अच्छा प्रयोग है। तो ये मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रयोग से हम सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और सबसे बड़ा एग्रीकल्चर इरिगेशन में भी कुछ कर सकते हैं क्या, इसके नए इनोवेटिव मॉडल में हमें सोचना होगा, जो उसका फ़ायदा हो सकता है। जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पर एकड़ प्रोडक्टिविटी कम है। उसमें पहला कारण है कि अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन 1 एकड़ में 30 क्विंटल होता है, अर्जेंटीना में 29 क्विंटल होता है, और ब्राज़ील में 28 क्विंटल होता है। और मेरे यहाँ सोयाबीन है, अभी मैं खेती पे ही जाने वाला हूँ इधर से, मेरे यहाँ 5 क्विंटल होता है, और ये जितने बैठे इनमें 6 वाला एक भी नहीं होगा, है कोई? सबको 5 क्विंटल के नीचे। पहले एक शुरुआत में आई तो 12 क्विंटल वगैरह अकोला वाशिम में हुआ था, पर अब कोई उत्पादन नहीं। तो प्रोडक्टिविटी में कमी, ये हमारी एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना। सीड एंड फर्टिलाइज़र एंड इंसेक्टिसाइड्स, इसका समतोल उपयोग करके एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ही हमारा पहला चैलेंज है। वाटर मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, पावर लगती है, उसमें सोलर पावर पंप आ गए, और हर बार एक एक राज्य सरकार 6-6 हज़ार करोड़ रुपए घाटा करती है। अभी ये 6,000 करोड़ महाराष्ट्र सरकार, ऐसे सबका नुकसान है। तो मैंने उस समय पावर मंत्री जी को एक प्रपोजल दिया था कि वेस्ट लैंड पर सोलर पार्क तैयार करेंगे, और 40-50 मेगावाट पावर केवल सुबह से 8 से शाम को 6 तक डीसी मोटर के पंप पर सोलर की पावर ही किसानों को देंगे, और उसको 1 रुपया 1.5 रुपया सब्सिडी लगे तो सरकार देगी, तो भी सरकार के 3,000 करोड़ साल के बचेंगे, और किसानों को सुबह 6-7 से लेकर शाम को 6 बजे तक मस्त बिजली मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब पावर का भी चल रहा है कि पावर ऑडिट में, पावर में अभी 10 लाख करोड़ का घाटा है डिस्कॉम को, सब दिवाला पिटने की स्थिति में है सभी राज्य सरकार के। तो वहाँ स्वाभाविक रूप से ये उपाय पावर, वाटर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो है ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट। और लॉजिस्टिक कॉस्ट में मैं खुद प्रयोग करता हूँ। अभी मेरे यहाँ की सब्जी रोज़ नागपुर में आती है, प्रताप नगर चौक में, तो उसमें डीजल की गाड़ी में आती थी, तो मैंने अभी इलेक्ट्रिक की गाड़ी खरीदी की है, तो मेरा खर्चा एकदम कम हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो मैं रोज़ 600 किलो सब्जी जब इलेक्ट्रिक गाड़ी में लाऊंगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम करना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हमको प्री कूलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज चाहिए, IQF चाहिए,
ये सब मैं खुद करता हूँ, इसलिए मैं बहुत अथॉरिटी से बोल रहा हूँ।